हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 का चैप्टर 7 है आज। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो देखो, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम सब समझ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में बना हुआ है पहले गैसेस से। ठीक है, फिर क्या है, एरोसॉल्स है। ठीक, और उसके बाद क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, तो अब गैसेस में क्या है, कंस्टेंट भी है, कुछ वेरिएबल भी है। और एरोसॉल्स में है ड्यूल पार्टिकल्स है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, पोलन है, स्मोक है, वोल्केनिक ऐश है। वाटर वेपर के बारे में तो आप जानते हैं कि वाटर वेपर किस हिसाब का होता है। ठीक है, और फिर देखो, अब इसके बारे में अब अच्छी तरीके से जानते हैं हम सब। ठीक है, तो हम सब ना सबसे पहले गैसेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो गैसेस में क्या है, तो गैसेस ना मेजॉरिटी में पाया जाता है हमारे अर्थ में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस है, जो ट्रांसपेरेंट होता है सोलर रेडिएशन के लिए, और इफेक्टिव होता है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। ठीक है, फिर ना ये ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस इसका जो इसको ना लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। ठीक है, फिर ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्यू डिकेट्स मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का ना कंस्टेंट होता है फ्यू डिकेट्स तक। ठीक है, दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ एयर, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर एयर का इंक्रीज हो जाता है। ओजोन ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो 10 to 50 किलोमीटर में मिलता है अर्थ सरफेस में, और फिल्टर होता है, एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को सन का, और प्रिवेंट करता है इसको सरफेस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखो वाटर वेपर जो है, ये वाटर वेपर होता है ना, ये वेरिएबल होता है गैस में, एटमॉस्फेयर में। वो डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, जैसे ही वार्म और वेट ट्रॉपिक्स होते हैं, ये ना 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, और वाइल द ड्राई एंड कोल्ड एयर डिजर्ट एंड पोलर रीजन इट में लेस देन 1% ऑफ द एयर। तो ये क्या होता है, जहाँ पे ड्राई का चीज होता है वहाँ क्या होता है, 1% घट जाता है, और जहाँ पे इसको क्या मिलता है, इसको जहाँ पे ये अकाउंट करता है वेट चीज को, तो वहाँ क्या करता है, 4% बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर वेपर इस हिसाब से अपने मतलब कि अपने वेरिएबिलिटी के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, अब डस्ट पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं। डस्ट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, स्मोक होते हैं, ऐश होते हैं, जितने भी डस्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल। और ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जितनी मात्रा में बाकी सारे गैसेस पाए जाते हैं। इनका क्या होता है, ये कंसंट्रेट करते हैं डस्ट पार्टिकल को ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, ड्राई विंड्स में, कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में। पोलर रीजन में और इक्वेटोरियल रीजन में ये ज़्यादा नहीं करते हैं कंसंट्रेट, जबकि ना क्या करते हैं, ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में इस चीज को ना ज्यादा करके कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का किस हिसाब से है, तो इस स्ट्रक्चर में ना सबसे नीचे का जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद बनता है ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर स्ट्रेटोपॉज, फिर मेसोस्फियर, मेसोस्पॉज, थर्मोस्फियर, फिर सबसे लास्ट में एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये किस हिसाब से है, देखो वैरी करता है 10 के किलोमीटर के हिसाब से। अगर तो 10 किलोमीटर तक हमको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलता है, 50 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर, 80 किलोमीटर मेसोस्फियर, फिर उसके बाद 400 में थर्मोस्फियर, उसके बाद जितना भी है वो सब क्या हो जाएगा, एक्सोस्फियर है। ठीक है, तो ना उसके हिसाब से अब देखो, ट्रोपोस्फियर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर ना ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई होते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर का काम क्या होता है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। मेसोस्फियर में क्या होता है, मेटेरॉइड जलते हैं। ठीक है, और आइनोस्फियर फिर उसके बाद मेसोस्फियर के बाद होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ना क्या है, थर्मोस्फियर। ठीक है, जहाँ पे ना क्या कहता है, जो आइनो थर्मोस्फियर में क्या होता है, यहाँ पे हम सबको ना रेडियो एक्टिविटी का चीज मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी हाई जो वेदर घटना है ना, जितने भी अपर मोस्ट के एयर के घटना है ट्रोपोस्फियर के बाद, वो एक्सोस्फियर में पाए जाते हैं। ये हाईएस्ट लेयर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर का। ठीक है, और इसमें जो वॉट एवर कंटेंट आर देयर आर एक्सट्रीमली रेटिफाइड इन दिस लेयर एंड इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। और ये आउटर स्पेस के साथ क्या होता है, इसमें जितने भी कंटेंट होते हैं ना वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, द मेन एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रिसिप्शन। तो कौन कौन सी चीज है जो वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स है,
ह्यूमिडिटी है, क्लाउड्स है, प्रेसिपिटेशन है। और इसके बारे में हम सब डिटेल में किसमें पढ़ेंगे 8, 9, 10 चैप्टर में, ठीक है। इसमें इसके बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या बताया गया कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे कि एटमॉस्फेयर गैसेस से बना हुआ है, वाटर वेपर से बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा गैसेस भी है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि एटमॉस्फेयर का कौन कौन सा लेयर होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। और फिर कौन कौन सी चीज़ वेदर और क्लाइमेट के डिपेंड करता है, तो वो सब चीज़ एलिमेंट कौन कौन सी चीज़ है जो वेदर और क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।